Hello students, so today we are going to take some numericals on the electrochemistry. Okay, so let's start with the most important portion, E naught cell, E cell, delta G, Faraday's laws. Okay, so we are going to take topic on these, and of course we are also going to take topics on molarity, I mean limiting molar conductivity and molar conductivity. Okay, these are the important topics in this chapter. So you have given this question. This is the first question. Suppose calculate the equilibrium constant for the equilibrium reaction. तो आपके पास ये एक रिएक्शन दे रखी है which is already in equilibrium. तो हमारे पास ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम में है. आपको ई कैडमियम का दे रखा है 2+ और ये कैडमियम तो ये आपको नेगेटिव में दे रखा है और एक आपको Fe2+ Fe दे रखा है ये भी आपको नेगेटिव में दे रखा है. ओके तो हमें पता है कि जो ई नोट सेल होता है तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड राइट. तो अगर हमें इसने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रखा है तो वो तो ई नोट सेल मतलब ई सेल के फॉर्मूले में होता है राइट. तो एक बार जरा चेक करते हैं कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं. तो अगर मैं ई नोट सेल निकालता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. तो अब मुझे पता है कि जो यहाँ पे कैथोड है जो गेन कर रहा है वो कौन है कैडमियम. और आयरन क्या करता है आयरन हमारे पास लूज करता है तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.44. तो ये मेरे पास कैथोड है ये मेरे पास एनोड है. तो अगर मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ 0.40 माइनस ई एनोड आपको कितना दे रखा है -0.44 राइट. तो अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 44 में से 40 जाएगा. तो आपके पास सिर्फ कितना आएगा तो पॉजिटिव 0.04 आएगा इतना वोल्ट. तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आई है और अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है तो इसका साफ सा मीनिंग है कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल. तो ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है. ठीक है. तो अब अगर ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में दे रखा है तो हमें क्या पता है कि हमें एक फॉर्मूला दे रखा होता है विच इज आई मीन द फॉर्मूला बेसिकली फॉर डेल्टा जी. तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है आई गेस हमने सुना होगा 2.303 ये 11th में भी था आर टी लॉग के. तो ये मेरे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है राइट 2.303 आर टी लॉग के सी विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का. तो अब हमें डेल्टा जी का फॉर्मूला इसके टर्म्स में भी तो पता है तो इसके टर्म्स में क्या होता है तो डेल्टा का फॉर्मूला जो होता है एन एफ ई नॉट होता है. क्योंकि अब यहाँ पे जो ये इक्विलिब्रियम में है तो ई सेल और ई नॉट एक ही बराबर बात ही मानी जाती है. तो ये एन एफ ई नॉट फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा है. ठीक है. तो इट मीन्स और ये पूरा इसके बराबर है 2.303 आर टी लॉग के. तो हमें ये के सी तो निकालना है. तो हमने ई सेल तो निकाल लिया है विच इज इक्वल टू 0.04. सो इफ आई पुट अप द वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगा तो log c आई हैव टू फाइंड आउट. तो एन एफ ई तो इसका मतलब हमें पता है कि 2.303 आर टी जैसे नस्ट इक्वेशन में होता है ना तो वहां पे भी तो एन एफ ई होता है. तो इस पूरे 2.303 आर टी बाई एफ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 0.059 के बराबर राइट. तो इतना टर्म जो है मेरे पास ये वाला इतना टर्म तो इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी होती है राइट. तो इट इज इक्वल टू 0.0591. तो इसका मतलब अब जब मैं इसे करूंगा तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. और एन यहाँ पे कितना है 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 2 गेन हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी बात है. ठीक है. रिएक्शन को देख के हमने पहचाना कि जो आयरन है आयरन हमारे पास यहाँ पे लूज कर रहा है और जो कैडमियम है वो गेन कर रहा है. तो दोनों साइड सेम ही इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए राइट. तो दो दो इलेक्ट्रॉन का ही तो है. तो एन मेरा 2 हो जाएगा. इसका मतलब एक बात यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रही है कि ए नॉट की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली इट इज इक्वल टू 0.04. ठीक है. ये इतनी वैल्यू किसके बराबर आ गई ये वाली वैल्यू भी मैंने बताया ना 2.303 आर टी बाई एफ. तो ये किसके बराबर होता है मेरा 0.059 के. तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड में आ जाएगी. और ये 2 डिवाइड में तो ये उधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सिंपल तो है. तो इसका मतलब ये एन आ गया यहाँ पे 2 और जो मेरे पास 0.0591 है
ये 591 कैसे आया, 2.30 थी, RT/F से आया है, तो इसकी जगह पे अगर हम ये ऊपर लिखते तो यहाँ पे नीचे आ जाता, एंड दैट इज इक्वल टू log k। ठीक है भाई, तो अब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो इसको पूरा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, ऊपर 0.08, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.0591, तो डेट वुड बी, अब ये 8 है ये 5 है, तो इसका मतलब इट वुड बी अराउंड समथिंग 1 पॉइंट, अब ये 3 आ गया तो 5, ओके, तो इट वुड बी अराउंड समथिंग 1.3, राइट। तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 1.3 के, तो 1.35 एक्चुअली इट इज इक्वल टू log k। अब मुझे तो k ही निकालना है, k सी निकालना है, तो log उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1.35। तो अभी मैं यहाँ पे लॉग टेबल से तो नहीं बता सकता क्योंकि लॉग टेबल अपलोड करना पड़ेगा। तो मान लो आपको आपको गिवन दे रखा है, आपको ये लॉग इधर आके एंटी लॉग हो गया, तो आपको मान लो ये एंटी लॉग की वैल्यू अप्रोक्सीमेट दे रखी है 22.57, तो आंसर वुड बी, इट वुड बी गिवन टू यू, डोंट वरी, या तो लॉग टेबल देंगे या फिर ये देंगे, तो ये मेरे पास 22 पॉइंट, तो इसका मतलब कभी कभी ऐसे भी आ जाता है डायरेक्टली कि एंटी लॉग 1.35, एंटी लॉग 1.78, एंटी लॉग 2.38, इस तरीके से भी दे देता है, तो एंटी लॉग के टर्म्स में भी हम आंसर बता सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास, हमने पहले ई नॉट निकाल लिया और हमें डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है, 2.303 RT/log के, और हमें डेल्टा जी का इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला पता है NF नॉट। तो बस इससे ही मेरा ये केसी निकल के आ गया, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम हमेशा केसी ही निकालते हैं, तो वो केसी निकाल लिया यहाँ से हमने, राइट, वेरी सिंपल। Yes. So we have the next question. Calculate the potential for the half cell containing the 0.10 molar K2Cr2O7। तो इसका मतलब हमको हाफ सेल के लिए ये बात कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल आपको निकालना है फॉर द हाफ सेल। तो जिस जो आपको 0.10 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रखा है, K2Cr2O7 एक्वस दे रखा है, ठीक है। आपको क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.20 मोलर, और हाइड्रोजन आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 1.0 10⁴ मोलर। तो अब आपको वो हाफ सेल रिएक्शन ऑलरेडी दे रखी है ये रही, या आपको एक हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है, जैसे और कंप्लीट रिएक्शन होती है ना हमारे पास, तो वो कंप्लीट रिएक्शन दो हाफ सेल से मिलके बनती है। तो ये वाली आपको, अब एक में रिडक्शन होता है एक में ऑक्सीडेशन होता है, तो अब आपको एक इस टाइप की ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो ये हाफ सेल है, ये हम डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं वैसे इस टाइप की रिएक्शंस, ठीक है, डी ब्लॉक में काफी पढ़े हुए। तो अब हमें ये ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी दे रखा है, तो अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो अपने आप में क्या है, ई सेल निकालना है मतलब हमें। तो अब जब हमें ई सेल निकालना है, तो ई सेल का फॉर्मूला तो हमें पता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, एनोड, और नीचे हम क्या करते हैं, कैथोड, राइट। तो हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का ई सेल के फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे इसके अंदर। सो इन दिस क्वेश्चन मेरे पास ये एक रिएक्शन दे रखी है, राइट। देखो जब भी हम ई सेल का फॉर्मूला लगाते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग, तो वो ऊपर क्या लिखते हैं हम, एनोड। तो देखो ये एनोड ही तो है, एनोड क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तभी तो ये 3+ बना, तो ये एनोड है, इसने लूज करे इलेक्ट्रॉन। और तो गेन कौन कर रहा है, तो देखो अब जो रिएक्टेंट वाली साइड में, रिएक्टेंट वाली साइड में यही तो है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, राइट। तो ये माइनस से देखो प्लस हो गया, तो अब यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे जो आयन्स है हमारे पास, क्योंकि हम तो यहाँ पे सीआर की बात कर रहे हैं ना, तो सीआर, इस वाले आयन को नहीं देखना, तो सीआर पे आयन है जो मतलब बेसिकली इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे जो क्रोमियम है, तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर जो आयन होते हैं, तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं हमेशा की तरह, और जो यहाँ पर होता है तो उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये वाला एनोड होता है और ये वाला पूरा कैथोड होता है, राइट। तो इसका मतलब जो ई सेल की जो रिएक्शन होगी, तो ई सेल हम कैसे लिखेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है, देखो एक चीज तो हमें इस रिएक्शन से साफ पता लग रही है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हो रहा है, राइट।
तो ये 6, तो इसका मतलब n क्या हो जाएगा हमारे पास 6 log। अब हम ऊपर लिखते हैं एनोड, एनोड क्या है मेरे पास यहाँ पे, तो दिस इज एनोड, तो ये आगे इसके 2 भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्रोमियम 3 प्लस रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट में कौन कौन से दो आयन है, एक है मेरे पास क्रोमियम का और एक है मेरे पास H प्लस का, तो एक क्रोमेट आयन है Cr2O7 2 माइनस, राइट, और एक है मेरे पास H प्लस, लेकिन H प्लस के आगे 14 लगा हुआ है, और जो भी आगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, पावर, तो इसका मतलब ये 14 प्लस 14 हो जाएगा, H प्लस 14 हो जाएगा, राइट। तो क्या हमें क्रोमियम और इन सब की कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, राइट, और ये डाइक्रोमेट की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, तो हमें सबकी ही कॉन्सेंट्रेशन पता है, राइट। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ई सेल निकल तो जाएगा, फिर सब कुछ तो गिवन है, सो इफ एवरीथिंग इज गिवन टू अस, तो फिर तो हम निकाल ही लेंगे आंसर, सिंपल है। तो नाउ पुट अप द वैल्यूज, सीबीएसई में तो वैसे भी स्टेप मार्किंग होती है, तो हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखा है, इतना जो लिखा है इसके भी मार्क्स मिलते हैं आधा आधा करके, 0.0596 लॉग। अब क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर कितना दे रखा है, क्रोमियम दे रखे 0.02 मोलर, 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्रोमेट आयन की देखें तो क्रोमेट आयन की अगर हम देखेंगे तो मेरे पास कितना दे रखा है 0.10, ये जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी है उतनी इसकी भी रहेगी, तो क्रोमेट दे रखा है 0.1, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1 × 10⁴, तो H प्लस कितना है 1 × 10⁻⁻⁴ raised to power 14। Now we have to calculate all these, तो ये 0.0591 है और अपॉन में 6 है, तो इसको तो हम करेंगे ही, लेकिन जो पहले इतना हिस्सा इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0.2 इंटू स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एक तरह से कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 4 होता है ना, 4 इंटू 10⁻⁻², और ये कितना हो जाएगा 14 4, तो 14 4 जा 50, एक सेकेंड 56 है हमारे पास यहाँ पे, 56 और एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो इट बिकम 57, राइट। तो इसका मतलब एक चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है, 0.0591/6 लॉग, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, डेट वुड बिकम 4 इंटू 10⁻⁻², और नीचे कितना है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसे 0.1 को अगर 1 बनाऊंगा तो इट मीन्स ये बन जाएगा मेरा 10 की पावर इधर की साइड, तो 10 की पावर माइनस का 1, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻1, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10⁻⁻56, तो अब ये -56 और -1 कितना हो जाएगा -57, जब ये -57 ऊपर जाएगा तो ये +57 हो जाएगा, तो +57 में से अगर ये -2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो इट वुड बिकम लॉग 4 इंटू 10⁻55, राइट भाई, 57 नीचे था ना, ये वाला -1, तो ऊपर गया तो 2 कट गया, तो 55 ही तो बचा, राइट, सिंपल कैलकुलेटिव 1.33 माइनस, तो अब अगर मैं 0.0591/6, अब अगर मैं log 4 इंटू 10⁻55 करूँ तो देखो log 4 की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, एंड जो ये मेरे पास मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 55, भाई यही तो हमारे पास बेसिक सॉल्विंग टेक्निक होती है, तो log 4 प्लस 55, क्योंकि log 10 कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 4 प्लस ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और log 10, log 10 तो कुछ होता ही नहीं है, आई मीन log 10 तो 1 हो जाएगा, तो ये 55 है, और log 4, तो इसका मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पे log 4 की जो वैल्यू होती है वो हमें याद करनी है वैसे भी, तो 0.6020, राइट, और ये मेरे पास कितना आ गया 55, log 10 1 होता है,
तो इसका मतलब अब ये मेरा क्या कितना बन जाएगा, तो इट वुड बिकम इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय दी सो 55, तो इट वुड बिकम 55.6021, और इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ पूरे के। तो ये मेरा क्या है 1 ये तो अब सिंपल कैलकुलेटिव है, देखो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं ऑफ कोर्स, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, वो तो चलो मैं अभी ऐसी बस करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट में कभी करता नहीं हूँ वैसे, ठीक है। तो 1 क्योंकि इसमें जस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, तो ये कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल पार्ट होता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो 55 की अगर मैं मल्टीप्लाई 0.05 से करूंगा तो ऑफकोर्स वैल्यू तो बहुत ही कम आएगी, क्योंकि 1 से करते हैं तो उतना ही रहता है, तो 1 से कम करोगे तो और कम हो जाती है ना वैल्यू, 1 से ज्यादा करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो इट वुड बी अराउंड, इफ आई सिंपली यूज द कैलकुलेटर हियर, तो ये 0.0 और 55 पॉइंट दिस, so it would be I am getting the, yes, so 3.286 डिवाइड बाय 6, राइट। तो इसका मतलब अब मैं इसको भी करूंगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 0.54 डिवाइड बाय 6 कर दिया मैंने, तो इट वुड बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.782, राइट। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बोर्ड में भी कभी कभी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट बोर्ड की एक अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे स्टेप मार्किंग स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप मार्किंग होती है, तो इसका मतलब वो एक एडवांटेजेस वाली बात है कि अच्छी बात है, एटलीस्ट स्टेप मार्किंग होती है वहाँ पे, राइट। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे ई सेल के ऊपर, ई नॉट सेल के ऊपर। जैसे कि हमने फेराडे लॉस के बारे में ही पढ़ा है, राइट। तो फेराडे के दो लॉ थे, तो पहला जो आया था वो क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू जेड आई टी, यही तो फॉर्मूला आया था, राइट, कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है। तो अब अगर मैं, क्योंकि हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होता है तो एक्चुअली वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, तो चार्ज हमने कितना बोला था, चार्ज इज इक्वल टू आई टी होता है, तो प्रोपोर्शनेट को उठा के हमने एक जेड लगाया था, इक्विवेलेंट कांस्टेंट, राइट। तो एम इज इक्वल टू या डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, जेड आई टी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें एक रिएक्शन दे रखी है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन तो रिडक्शन होता है, ठीक है, ये तो मैंने ही पूछा है, पूछा नहीं है एग्जाम में। अब ये कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, ये पूरी जो रिएक्शन अब आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज पास हुआ है। अब देखो हम विदाउट करंट और विदाउट टाइम तो ये बता ही नहीं सकते कि कितना मेरे पास चार्ज पास हुआ है, राइट। इसको देख के हम क्या पता लगाएंगे भाई, इसको देख के तो हमें कुछ पता लग ही नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें करंट और टाइम की भी जरूरत थी। तो अब मान लो यहाँ पे आपको करंट अगर मान लो मैंने दे दिया है, मान लो 2 एम्पियर है, और टाइम हमेशा हम सेकंड में लेते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे 5 सेकंड दिया होता, तो बस मिनट में है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर वो हमसे चार्ज निकालना चाह रहे थे तो फिजिक्स में ही पढ़ रखा है हमने, राइट। ये तो बहुत ही बच्चों वाला फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू कितना हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। आपको आई भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, मल्टीप्लाई करो और चार्ज निकालो कूलम में। ये तो बहुत ईजी है, ये तो फिजिक्स का ही पार्ट है। अब मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ, मास ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड। तो अब अगर मैं मास ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड की बात करूंगा तो ये कितना आना चाहिए। देखो कैथोड पे अगर कितना मास निकालना है हमें, तो मास का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड आई टी, राइट। तो अब अगर ये मैं यहाँ पे बात करता हूँ जेड आई टी की, तो अब एक चीज साफ है, जेड जेड का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट। और मैंने बताया इक्विवेलेंट हम हमेशा कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट में जो एटॉमिक मास है कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, राइट। जेड निकालने का तरीका ये। अच्छा कितने फेराडे लॉस हो रहे हैं, आई मीन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं हमारे पास, दो। तो इसका मतलब 2 फेराडे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फेराडे, और फेराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500। तो इसी तरीके से हम जेड निकालते हैं, तो जेड का मतलब क्या होता है, जितना एक मोल का मास है, तो मास और जितने फेराडे लग रहे हैं, नंबर ऑफ फेराडे, तो वही तो करा है एन एफ। तो ये एन एफ का मतलब 96500 कूलम, और ये अमाउंट है, तो जेड इस तरीके से ही निकाला जाता है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। करंट अभी अभी आपने यहाँ पे, अच्छा देखो आई की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी थी आपको ऊपर, आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर
टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। तो इस तरीके से भी हम अपना मास की वैल्यू, मतलब मास ऑफ द अमाउंट, आई मीन मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कितना कोई डिपॉजिट हुआ है, तो वो भी हम आसानी से निकाल लेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो फेराडे पे भी क्वेश्चन काफी इजी आते हैं। यहीं पर ही कभी कभी पूछ रहा था कि बताओ कॉपर को देख के कितने फेराडे लगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 फेराडे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 1 फेराडे लगा, ठीक है। और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 5 फेराडे। इस तरीके जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही फेराडे। So this is our next question and again we are taking the question on equilibrium constant K, जो कि हमने अभी निकाला भी था, ठीक है गाइस। तो जो भी ये रिकॉर्डिंग, आई मीन ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी बेसिकली हम देख पाएंगे। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दे रखी है हमको जिंक। तो जिंक ने, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, तो जिंक के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तभी तो ये Zn2+ बना है। और वही कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, तभी तो ये मेरे पास कॉपर बना है। एम आई राइट? तो इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, राइट। यस। तो अब हमारे पास वैल्यूज आर गिवन टू अस। Zn2+ है, Zn इतना दे रखा है, कॉपर का ई नोट दे रखा है और एंटी लॉग भी दे रखा है। ये एंटी लॉग ऑलरेडी हमको गिवन है क्योंकि अभी हमारे पास टेबल हम शो करके नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो अब मान लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैंने हमेशा से ही फॉर्मूला क्या बताया है कि जो हमारे पास, एक तो हम डेल्टा जी से निकालते हैं। डेल्टा जी से हम तब निकालते हैं जब हम, मान लो हमें ई नॉट सेल पता हो, एन एफ भी पता हो, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। और अगर उससे नहीं निकालना है तो अभी जैसे डेल्टा जी वाला तुमने देख ही लिया है, तो अब हम दो ई सेल से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी चीज हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है तो ई नॉट सेल और ई सेल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो भाई, सबसे पहले एक काम करते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, मतलब फिजिबिलिटी है या नहीं। तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो रिडक्शन हो रहा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कैथोड का कितना दे रखा है, मतलब कॉपर का कितना दे रखा है 0.34 माइनस, और ये जिंक का कितना दे रखा है 0.76, राइट, माइनस का 0.76। तो फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाना चाहिए, प्लस। भाई दे रखा है ना, ये इट इज गिवन टू अस, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये मेरे पास हो गया ई सेल, तो ई सेल मुझे 1.1, तो इसका मतलब पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये मेरे पास पूरी तरीके से फिजिबल है। अब मुझे निकालना है इसके अंदर के। तो अब के कैसे निकालें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम दोनों ही तरीका अपना सकते हैं, डेल्टा जी वाला भी। और हमें पता है जब भी कोई इक्विलिब्रियम में होता है तो ई सेल उसका कितना होता है 0। तो हमारे पास तो बेसिक फॉर्मूला भी है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला भी तो है। तो ये भी वही वाला फॉर्मूला निकल के आता है जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग। अब चूंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लॉग के सी लिखते हैं ना, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो वो के सी तो होता है, राइट। तो इसका मतलब फिर ये मेरा क्या बन जाएगा, ई सेल तो 0 हो जाएगा, तो ई सेल 0, ई नॉट सेल माइनस, अब ये 2.303 आर टी बाई एफ, ये कितना होता है जैसे कि मैंने बताया, तो इसको हम बोलते हैं 0.0591। और ये एन कितना दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, 2 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और ये मेरे पास है लॉग, और मुझे के सी ही निकालना है, राइट। तो ई सेल भी हमने निकाल ही लिया है, तो ई सेल की भी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे ऑफ कोर्स, राइट। तो इसका मतलब दैट वुड बी इक्वल टू, तो लॉग के सी हमें निकालना है तो बाकी सब चीजों को हम इधर ले आते हैं। तो ये ई सेल जब इधर आएगा तो ये, मतलब मैं इसी को अगर लेकर आ जाऊंगा तो ई सेल इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू ई सेल विच इज इक्वल टू 1.10, 0.0591, राइट। तो और यहाँ पे हो जाएगा इट इज इक्वल टू लॉग सी, राइट, माइनस से माइनस कट जाएगा ऑफ कोर्स। तो अब ये लॉग क्या हो जाएगा, एंटी लॉग।
तो एंटी लॉग 2 इंटू 10, तो 2 हो जाएगा 2.20 डिवाइड बाय 0.05। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये अपने आप में आएगा, इट वुड बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 37.2, राइट। तो अब एंटी लॉग 37.2 क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा था क्या? इज इट गिवन टू अस? लेट मी चेक। यस, 37.22 हमें ऑलरेडी गिवन है। तो जब ये ऑलरेडी हमें गिवन है तो ये कितना है 1.67 न्यूटन की पावर माइनस 37, तो वही आया है हमारा, राइट। तो केसी कितना आ जाएगा? तो जितना हमें गिवन दे रखा था, तो एंटी लॉग अगर इसके आगे कुछ 1 2 3 होता तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन पूरा का पूरा वही दे रखा है जो हमें गिवन था। तो 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 37 आ जाएगा मेरा केसी, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और एंटी लॉग का यूज है, ठीक है। अब अगर वो भी गिवन दे दिया जाएगा तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, राइट। तो हम ई सेल के ऊपर, फेराडे के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि हम कंडक्टिविटी, मूलर कंडक्टिविटी भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। तो लेट्स टेक मूलर कंडक्टिविटी. So now we have our next question. At 298 Kelvin, the electrolytic conductivity of a 0.2 molar KCl solution is. तो हमको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दे रखी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा, के जो होता है, राइट, जो हम कप्पा बनाते हैं, तो कप्पा हमको दे रखा है। एंड कह रहा है कि कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा एम, ठीक है। तो हमें लैम्डा एम निकालना है, तो हमें तो एक फॉर्मूला पता है ऑलरेडी। तो सबसे पहली बात तो देखो, हमको एक तो 0.2 मोलर दे रखा है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलैरिटी जो है, वो 0.2 मोलर दे रखी है हमको, ठीक है। और जो कप्पा है, तो कप्पा हमको कितना दे रखा है 2.5 इंटू 2.50 भी ले सकते हैं, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमको क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम सबको पता ही है। तो क्या होता है 1000 कप्पा इंटू 1000 भी बोलते हैं कुछ लोग, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, राइट। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो कप्पा कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -2, और ये इंटू में 1000, राइट। और ये सी कितना हो जाएगा 0.2। तो इट मीन्स बस कैलकुलेशन करेंगे तो इट वुड बी अराउंड, 3 जीरो है, ये 10 की पावर -2 है, तो इट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 125, राइट। यही तो हो जाएगा, राइट। तो 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो इट मीन्स इट वुड बी इक्वल टू 125. We have the next question. Calculate the degree of dissociation of acetic acid at 298 Kelvin. And we have to find, I mean, the values are given to us. Limiting molar conductivity it is given to us now. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको CH3COH की दे रखी है, CH3CO माइनस की दे रखी है, H प्लस की दे रखी है, राइट। तो these are the molar conductivities and we have to find out the degree of dissociation. We already know that जो degree of dissociation होता है, so the degree of dissociation is equal to molar conductivity divided by limiting molar conductivity, right. तो ये मोलर कंडक्टिविटी तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए होता है, राइट। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम नॉट भी बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अल्फा निकालते हैं। तो अब मुझे ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैसे करके तो दे रखा है, राइट। तो अब क्या मुझे कॉन्सेंट्रेटिव वाला दे रखा है? ओके, एक सेकेंड, हम जो यहाँ पे कर सकते हैं ना, तो देखो ये मेरे को मान लो ये लिमिटिंग नहीं है, ये मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH, और ये मेरे पास लिमिटिंग मोलर दे रखा है, राइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो हमें पता है खोल-रॉच लॉ से। तो खोल-रॉच लॉ हमको क्या कहता है कि CH3COH का निकालना है, तो इंडिविजुअल साइन का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो CH3CO माइनस प्लस, ऐसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा H प्लस। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 40.9, और ऐसे मेरे पास H प्लस का कितना हो जाएगा 349.1।
तो ये 349 और 40 ये अपना आपस में कितना हो जाएगा, इट वुड बी अराउंड, तो इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 390 राइट, क्योंकि ये 9 है ये 0.1 है, तो टोटल कितना हो गया, ये 50 और 40 तो 390 तो हुआ, तो 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। तो ये मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मुझे अल्फा निकालना है, हमें ऑलरेडी मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दे रखा है 11.7। तो लिमिट, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि कितना प्रोडक्ट बना, कितना कॉन्सेंट्रेशन बना प्रोडक्ट का, ठीक है, इक्विलिब्रियम हमने काफी यूज किया है। तो लैम्डा एम हम कैसे निकालेंगे, फिर लैम्डा एम तो दे ही रखा है हमें CH3COH का 11.7, राइट। यही तो है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, कोई डॉट नहीं लगा हुआ ना, इसलिए यहाँ पे डॉट है, तो ये लिमिटिंग मोलर है। तो लिमिटिंग मोलर हमने कैसे निकाला है CH3COH का, दोनों का इंडिविजुअल आयन का कंट्रीब्यूशन, तो वो कितना निकल के आया 390। तो ये हो गया मेरे पास 390, तो 11.7 इंटू में 390, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो हमें 0.0 करना पड़ेगा तभी ये जाएगा, वरना हाँ 110 से भी नहीं जा पाएगा, तो 0.0 करना पड़ेगा, तो 1100। अब ये एक तरह से 400 के जैसा है, तो इट वुड बी अराउंड 3, राइट। तो मेरे पास जो अल्फा है वो अल्फा कितना आ जाएगा 0.03, लेकिन मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो मैं इफ आई मल्टीप्लाई बाई दी 100, सो इट वुड बी अराउंड 3% ओनली। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास अल्फा है, तो ये अल्फा कितना परसेंट देगा, सिर्फ और सिर्फ 3%। तो इस क्वेश्चन में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ओनली 3%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने खोलरॉच लॉ से निकाल लिया, मोलर कंडक्टिविटी हमें दे ही रखी है, तो बस परसेंटेज निकालना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, वो आ गया मेरा 3%। आई होप इट इज क्वाइट इजी। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमको मरकरी नाइट्रेट दे रखा है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास मरकरी का दे रखा है, तो नाइट्रेट का जो होता है ये 1 होता है, राइट, वैलेंसी, और ये ट्वाइस, तो इसका मतलब ये Hg2+ हुआ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन हो रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि AgNO3 ट्वाइस है, तो NO3 पे 1 होता है, तो ये NO3 ट्वाइस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इसका मतलब अगर ये Hg है तो ये Hg2+ ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। ये कह रहा है कि आपको निकालना है कि इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट हुए हैं, आपको करंट दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है आवर में, और आपको HgNO3 का मोलर मास दे रखा है। तो अगर ये हमसे इस बार अमाउंट ना पूछ के मोल्स पूछ रहा है, तो मोल्स का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो अब अगर गिवन मास, अब तो मैं पहले गिवन मास निकाल लेते हैं। गिवन मास मतलब वही, हमारे पास फैराडे लॉ क्या कहता है कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू ZIT, क्योंकि पहला लॉ यही तो कहता है कि जितना मास डिपॉजिट होगा वो उतना चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज का मतलब अपने आप में IT होता है, तो ये मेरे पास ZIT हो गया, राइट। तो अगर ये अपने आप में ZIT हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर, Z, तो Z हम कैसे निकालते हैं, तो एक मोल के लिए जो वजन है इसका 200.6, राइट, और ये अपने आप में कितना हो जाएगा नीचे, NF बोला है मैंने, N का मतलब 2, और F का मतलब 96500, राइट। और ये I कितना दे रखा है हमको, I हमको दे रखा है 2 एम्पियर, और 3 आवर दे रखा है। 3 आवर का मतलब 3 हमें सेकंड में चाहिए होता है, 3 × 60 × 60। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये अराउंड हो जाना चाहिए, इफ आई यूज क्विकली, तो 6 3 जा 18, 18 into 6 100, तो it would be around 43329.6 डिवाइडेड बाय, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 96, ऑफ कोर्स क्योंकि ये चीजें आपस में कट जाएंगी ना 0 से 0, तो इट वुड बी अराउंड 1930। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो 43329, और ये मेरे पास हो जाएगा, तो इट वुड बी अराउंड 22.45 ग्राम। तो मेरे को इतना पता लग गया कि मेरा मास कितना डिपॉजिटेड होगा, राइट। तो मास तो ऐसे निकाल दे, लेकिन इस बार उसने आपसे क्या पूछा है, मोल्स पूछा है। तो अगर उसने इस बार मोल पूछा है, तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास आपको दे रखा है,
तो अब ये कितना हो जाना चाहिए, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.112 मोल। तो इसका मतलब अगर वो हमसे मोल पूछेगा तो हम मोल निकालेंगे, और अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है मोल्स निकालने का, राइट। अच्छा, कभी कभी ना, जैसे मान लो यहाँ पे एन हमने देख लिया कि एन दो इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं। कभी कभी मान लो आपको ना क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया जाता है कि दो इक्वेशन दे रखे, मान लो एक एल्यूमिनियम है, मान लो एल्यूमिनियम ने थ्री, हमेशा एल्यूमिनियम वैसे भी तीन इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है, और ये मेरे पास निकेल है, इस निकेल ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और ये क्या बन जाएगा, मेरे पास निकेल बन जाएगा। तो अब हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतने ही गेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अब ये दो हाफ रिएक्शन है, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं मान लो इसके लिए अगर मैं ई सेल लगाऊंगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग, जो प्रोडक्ट में होगा, नीचे रिएक्टेंट में जो होगा आयन, ऊपर होगा एल्यूमिनियम और नीचे निकेल। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या करें कि यहाँ पे तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, जब भी अगर एक साइड 2 है और एक साइड 3 है ना, हमने 11th में भी सीखा था, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बराबर चाहिए होते हैं हमेशा, तो इसीलिए अब ऐसा क्या करें, इस पूरी रिएक्शन को किससे कर दोगे आप मल्टीप्लाई, 2 से, और इसको किससे कर दोगे, 3 से। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, राइट। तो इसका मतलब फिर जब मैं रिएक्शन लगाऊंगा तो लॉग के बाद क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे आयन कौन सा है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो मतलब एल्यूमिनियम 3+ तो है, लेकिन उसके आगे कोफिशिएंट कौन सा लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ऊपर लग जाएगा 2, और नीचे यहाँ पे कौन सा होगा, निकेल। भाई जब ई सेल की इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो इसके आगे 3 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। एम आई राइट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन तो सेम चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बाय कितना, 6, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकते, हमेशा बराबर करना होता है, और ये लॉग, राइट, एनोड अपॉन में कैथोड। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इक्वेशन करते हैं। अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं तो पहले उनको बैलेंस करो, हाफ ऑफ रिएक्शन अगर दे रखी है, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करो, और तभी हम लगा पाएंगे, वरना ऐसे पता ही नहीं चलेगा ना कितने इलेक्ट्रॉन, तीन या दो। तो इसलिए हमें बैलेंस करके तब लिखना पड़ता है पूरी इक्वेशंस को, वरना आंसर हमेशा गलत आएगा। तो मुझे लगता है कि हमने काफी सारी वैरायटीज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन ले लिए हैं। तो यही सारी वैरायटीज हैं जिससे बोर्ड में और एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक कि सब बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है कि मैं सारे के सारे अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं हर टाइप का पैटर्न लूँ, और आई गेस हमने हर टाइप के पैटर्न ले लिए हैं। तो आप, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे यूट्यूब पे जाके फिर से पीछे करके देख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल में या कोई कहीं पे भी डाउट हो तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ओके। तो आई होप हमने कम से कम 7-8 क्वेश्चन करे हैं, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर।